Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the lecture number 2 on our JNUE 2021 previous year solved solutions. So this time we are going to discuss some more questions that is coming from our lecture number 2, that is from the JNUE 2021 paper. Okay. सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपका आता है जो इन्वायरमेंटल साइंस सेक्शन में वो काफ़ी वास्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आता है। जैसे कि आपको एक वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पे मैंने डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी बताया है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ही वो मौजूद है। तो वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, रिगार्डिंग द व्हाट एनटीए जेएनयू एग्जाम फॉर द इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी समस्या है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमको ये बता देना चाहते हैं कि देर इज अ रेगुलर बैचेस, द रेगुलर बैचेस आर गोइंग ऑन। ओके, सो देर इज अ रेगुलर बैचेस वेयर यू कैन ज्वाइन एंड जहाँ पे आपको सारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेगा। There is a test series, there is a notes. Okay, then you will get the proper classes to each topics जो कि रेलिवेंट है ड्यू टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी टॉपिक्स रेलिवेंट है उन सबके क्लासेस भी होंगे। तो ये जो रेगुलर बैचेस है ये आपका अभी भी चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन आर स्टिल गोइंग ऑन, बट आफ्टर दिस मंथ वी कैन नॉट टेक द न्यू स्टूडेंट्स बिकॉज यही महीना है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला महीना है उसमें एग्जाम्स बहुत जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि जेएनयू का जो सेशन है वो जून में ही खत्म होने वाला है, तो काफ़ी जल्दी ही जेएनयू के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो जिनको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन द रेगुलर बैचेस and continue with us. Okay, so let us go to the questions. So let us see the questions. So the first question you are seeing here, it is asking which of the following statement is true for the micelles when they are formed by the dissolving fatty acids in the water. क्लियर है? तो इसने बोला कि फैटी एसिड्स की बात किया, डिजॉल्विंग फैटी एसिड्स की बात किया, जो कि वाटर में डिजॉल्व होने से क्या होता है। दे आर आस्किंग दिस थिंग्स। ओके, सो अगर हम मिसल्स की बात करें, ओके, सो मिसल्स होता क्या है? सो इट इज ए एग्रीगेटेड पार्टिकल्स formed by the aggregation of large number of ions are known as micelles. ठीक है, तो मिसल्स का अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें सोप्स आते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं, ये सब हमारे मिसल्स में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो मिसल क्या होता है? मिसल में एक पोलर हेड होता है जो कि आपका यूजुअली सरफेस के आउटर पोर्शन पे मौजूद होता है, आउटसाइड दी सरफेस होता है। और फिर क्या होता है कि दे फेस टू द वाटर बिकॉज दे आर पोलर। और एक होता है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल होता है, दैट आर इनसाइड एंड अवे फ्रॉम द वाटर सिंस दे आर नॉन पोलर। समझ में आया? तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो कि तुम्हारा वाटर की तरफ होगा। ओके, वन स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, दैट विल बी वेरी क्लोज टू वाटर। ठीक है, और एक टेल होगा। देखो, हेड तो ऐसा होता है, एक टेल ऐसा होता है। तो एक होता है टेल, एक होता है हेड। जो यहाँ पे टेल होगा वो क्या होगा तुम्हारा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा तो वो डेफिनेटली क्या, दूर जाएगा वाटर से। तो नॉन पोलर इन नेचर, तो पोलर जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नॉन पोलर जो है वाटर से दूर जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर है दैट वाज पोलर हेड ग्रुप रिमेन्स ऑन द सरफेस। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मिसेल में होता है वो आउटसाइड द सरफेस में है, आउटसाइड द सरफेस पे मिसेल का जो पोलर हेड होता है, जो पोलर पोलर मतलब जो वाटर लविंग वाला है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, वो सरफेस पे होता है। वाइल हाइड्रोकार्बन टेल जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोकार्बन टेल आर सिक्वेस्ट्रेट इनसाइड द मिसल्स। क्लियर है? यही इसका आंसर था। बट अगर हम जाएं,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर्स का अगर और अच्छे से देखें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो वाटर जो होगा, वाटर वुड बी हियर, ठीक है। वाटर मीडियम में अगर इसको डिसॉल्व किया जा रहा है तो वाटर जो मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है। ओके, सो वाटर इज हियर, ठीक है। तो वाटर लविंग है तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होके वो क्या हो रहा है, तुम्हारा हेड पोर्शन है, और ये पोलर इन नेचर है। ये मिसल का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको। और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये क्या है, ये तुम्हारा फैटी एसिड से कनेक्टेड है, फैटी एसिड से कनेक्टेड है। तो फैटी एसिड से अगर ये वाला जो इलाका है ये आपका फैटी एसिड से कनेक्टेड है, और ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है। वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है बट फैटी एसिड से कनेक्टेड है। तो ये हेड है, पोलर हेड, एंड ये नॉन पोलर टेल है। क्लियर है? ओके। सो इससे होता क्या है, ये किस काम में मदद करता है। अब सपोज करो कि आपके जो कपड़ों में कुछ दाग लग गया है, कोई फैटी एसिड्स लग गया है, कोई ऑयल लग गया है, ठीक है। तो आप अगर उस पर डिटर्जेंट फेंकोगे या सोप फेंकोगे तो उसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर हेड होगा, ठीक है। मिजल का फॉर्मेशन करता है, एक पोलर एक नॉन पोलर हेड होता है। नॉन पोलर हेड जो होता है वो आपका फैटी एसिड से चिपकता है, और पोलर हेड जो होता है आपका वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होकर सरफेस पे रहता है। तो जैसे ही आप पानी से उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो तो ये फैटी एसिड्स को खींच लाता है बाहर। क्लियर है दिमाग में? इतना तो क्लियर है। इसी तरीके से काम करता है मिसल्स। डू यू नो इट? ये क्लियर है। इसी तरीके से एक इनवर्स मिसल भी होता है जिसको अगर हम ऑयल के मीडियम में डिस्कस करें तो इस तरीके का फेस भी दिखता है। क्लियर है? ओके, सो लेट अस बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, which of the following are general biological features of a weeds। देखो यहाँ weeds की बात कर रहा है, ठीक है। तो weeds कहाँ होता है, weeds का फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखो इस तरीके के प्लांट्स आपने देखे होंगे कहाँ पे, मार्शी लैंड्स में, जहाँ जहाँ थोड़ा मार्शी लैंड्स होता है। मार्शी लैंड्स मतलब दलदल इलाका। दलदली इलाका में अगर कोई मार्शी लैंड्स में आपको इस तरीके का पेड़ दिख रहा है तो वहां पे क्या वीड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये होता क्यों है, ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का कॉज क्या है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कहीं पे अगर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है मार्शी लैंड्स में तो आपका वो यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा। तो ये जो यूट्रोफिकेशन होगा इसकी वजह से क्या होता है, वीड्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। वीड्स मतलब एक प्लांट, एक तरीके का प्लांट स्पीसीज है जो कि बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। ये हाइसिंथ भी होता है, इसका एग्जांपल हाइसिंथ है। यू कैन सी इट वेरी वेल इनसाइड योर एरियाज वेयर यू आर लिविंग। कहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे कोई अगर दलदली इलाका है, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे बहुत मड हो वगैरह हो, तो वहाँ पे मार्शी लैंड्स में ये सब प्लांट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो पहला स्टेटमेंट दिया है डेवलपमेंट ऑफ वीक रूट्स, ये आंसर क्यों नहीं होगा, व्हाई दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज सी ये अगर हम बात करें पेरिनियल वीड्स की, इफ यू आर सीइंग पेरिनियल वीड्स, तो ये पेरिनियल वीड्स कैसे होते हैं, द पेरिनियल वीड्स हैव ए एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। बहुत ही एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, मतलब एक रूट दूसरे रूट से कनेक्टेड रहता है, एक का रूट दूसरे के रूट से बहुत कनेक्टेड रहता है, एक्सटेंसिव रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ये वीक नहीं हो सकता, वीक तो हो ही नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं इसके, मेकिंग देम मच हार्डर टू इराडिकेट। इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है, इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। देखो इनका बहुत नुकसानदायक चीज है, क्योंकि ये पानी में अगर वीड्स का ग्रोथ होगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का रेट भी घट जाएगा, द डीओ लेवल विल बी डाउन, ठीक है। नो सनलाइट पेनिट्रेशन, नो सनलाइट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा तो उससे क्या नुकसान होगा कि जो नीचे के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे नहीं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी घट रहा है, नो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट हो रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। तो वीड्स का ग्रोथ इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो वीड्स का ग्रोथ
काफी हद तक परेशानी क्रिएट करता है। तो पेरिनियल वीड्स हैव एन एक्सटेंसिव रूट्स एंड मेकिंग देम मच हार्डर टू इरेगेट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट नहीं है। बट इसकी सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन इज सेइंग दैट एबिलिटी ऑफ ए सीड और ए फ्रूट टू स्प्रेड फार एंड वाइड। डेफिनेटली इसकी अगर वीड्स की अगर हम बात करें तो वीड्स का जो ग्रोथ होता है काफी तेजी से होता है और बहुत दूर तक होता है। उनके सीड्स और फ्रूट्स के अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें बहुत तेजी से होता है। तो ये जो ऑप्शन है दैट वाज ट्रू, 100% ट्रू। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है पहले ही कट आउट कर दो, ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। बचता क्या है तुम्हारा सी और डी, ठीक है, और बी एंड डी। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है मस्ट नॉट बियर फ्लावर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखो वीड्स में भी फ्लावर्स दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीड्स में फ्लावर नहीं दिखेंगे, दिखते हैं। फिर बात करता है एबिलिटी टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इन ए सॉइल। डेफिनेटली यार एक वीड्स है, अगर बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा है दैट मीन्स कि इसकी लॉन्ग टर्म मतलब एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली और सरवाइव बहुत दिन तक ये सरवाइव कर सकता है सॉइल में। तो डेफिनेटली इसकी वायबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, वीड्स की ग्रोथ की सॉइल में। तो इस वजह से आपका आंसर यहाँ पे बी एंड डी था। देखो लॉजिकल आंसर्स देना सीखो, कोई भी अगर दे रहे हो तो लॉजिकल आंसर्स देना सीखो, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स इफ यू डोंट गिव लॉजिकल आंसर्स टू ए क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय आर सिलेक्टेड स्पीसीज। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आया है, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम population ecology. This question came from population ecology topic. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज हम पढ़ते हैं, ओके, उनके जन्म से लेके मरने तक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से एक इकोसिस्टम में होती है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो उसमें ये सारे स्पीसीज के कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं, मतलब किस तरीके से एक स्पीसीज ग्रो करता है उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, वन इज आर एंड अनदर वन इज के। ठीक है, आर एंड के स्ट्रैटेजी, दो तरह की स्ट्रैटेजी होते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो आर एंड के क्या होता है, द आर एंड के क्लासिफिकेशन वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैक आर्थर एंड ईओ विल्सन 1967 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, अब ये बोलते क्या है, देखो आर सिलेक्टेड का जो स्पीसीज है इसको कैसे याद रखोगे। आर का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। किसका, जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है इनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लीव इन ए पॉपुलेशन दैट आर हाईली वेरिएबल, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है इनमें। द फिटेस्ट इंडिविजुअल इन दीज एनवायरनमेंट्स हैव मेनी ऑफस्प्रिंग, देखा मेनी ऑफस्प्रिंग की बात किया, एंड रिप्रोड्यूस इजीली। तो एग्जांपल इसके क्या है, ऑयस्टर और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स तो आप जान रहे हो, अगर हम मॉस्किटोज की बात करें काफी हद तक मॉस्किटो से दिखते हैं आपको, एक बार में झुंड में दिखते हैं, तो वो मेनी ऑफस्प्रिंग्स के साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय द आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो फ्यू तो नहीं होगा, फ्यू तो नहीं होगा, मेनी ऑफस्प्रिंग होगा। तो ये किसी एंगल से भी आंसर मतलब नहीं होगा, आर सिलेक्टेड के लिए करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे पूछा भी है नॉट, नॉट पूछा है तो आंसर डेफिनेटली यही है, क्योंकि ये नॉट पूछा है। लार्ज ऑफस्प्रिंग नहीं होते, इनके छोटे छोटे बनते हैं। देखो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पैदा करोगे तो ऑफस्प्रिंग का जो साइज होगा दैट विल बी स्मॉल, स्मॉल साइज मेनी ऑफस्प्रिंग्स। ये किसकी स्ट्रेटेजी है, ये आर स्ट्रेटेजी वाले ऑर्गेनिजम्स की। ओके, तो पहला ही आंसर था, बाकी सब में हम नहीं जाएंगे। रैपिड ग्रोथ तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, रैपिड ग्रोथ, शॉर्ट लाइफ, हाँ शॉर्ट लाइफ भी है, ये सब आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए ट्रू है, बट आंसर ये नहीं होगा। बट आर सिलेक्टिव के लिए ये सारे ट्रू है। ठीक है, लिटिल इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मतलब वो एक बार जन्म देके छोड़ देते हैं, ज्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम के सिलेक्टिव के बारे में जरूर पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो के सिलेक्टिव स्पीसीज क्या होता है, दैट लीव इन द पॉपुलेशन दैट आर एट और नियर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इनके लिए कंडीशंस थोड़े सही नहीं होते हैं, इन ये जो आर सिलेक्टिव के लिए कंडीशन सही नहीं होते हैं, बट यहाँ पे जो के सिलेक्टिव के लिए कंडीशंस काफी अच्छे होते हैं। तो के सिलेक्टिव के लिए गुड कंडीशन होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग रह सकते हैं, competitive for limited resources is very important in these of environments, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन होता है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो इसका एग्जांपल लेमूर्स है, बैट्स है, ये सब इसके एग्जांपल्स है। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंसेस अगर बात करें, आर सिलेक्टेड में क्या हो रहा है कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, के सिलेक्टेड में स्टेबल है, इसमें स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसमें लार्ज साइज है, एनर्जी यूज टू मेक इंडिविजुअल इज वेरी लो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में एनर्जी आपका क्या ज्यादा लगता है, मेनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, लेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ईयरली मैच्योरिटी होता है, लेट मैच्योरिटी होता है, यहाँ पे शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस वंस ओनली, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मोर देन वंस, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट है, ये फॉलो टाइप 3 सर्वाइवर कर्व होता है और फॉलो टाइप 1 और सर्वाइवर कर्व होता है। देखो ये जो टॉपिक है इस सर्वाइवर कर्व का, वी विल मेक वन क्लास टू डिस्क्राइब दिस सर्वाइवर कर्व, तो विल नॉट डिस्कस दिस वन इन दिस लेक्चर बिकॉज इट विल बी वेरी लेंथी लेक्चर इफ यू डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था कि अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस द फेल्डस्पार अल्टर टू, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये आपका डायरेक्ट मिनरलोजी का क्वेश्चन है, मिनरल्स और रॉक्स का क्वेश्चन ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। इफ यू डोंट नो द केमिकल फॉर्मूला व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज मेड फ्रॉम द केमिकल वेदरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल, अगर ये याद नहीं करोगे तो ये मना नहीं पाओगे, ठीक है। तो फ्लेड्सपार का कन्वर्सन क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि फ्लेड्सपार सबसे पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, तो इस वजह से आपको इसके मिनरलोजी और इसके केमिकल जो चेंजिंग के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। तो अगर हम बात करें तो पोटेशियम फ्लेड्सपार जो होता है, पोटेशियम फ्लेड्सपार दैट इज के फ्लेड्सपार, KAlSi3O8 पोटेशियम फ्लेड्सपार, ठीक है। इसका कन्वर्जन अगर किया जाए किसमें, हाइड्रोजन आयंस के साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना के देगा, केओलिनाइट बना के देगा, जो कि एक क्ले मिनरल है, दैट इज ए क्ले, देन गिव्स पोटेशियम आयंस एंड सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, 2KlSi3O8 हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ा प्लस वाटर, ये जो वाटर है ये किसको दर्शा रहा है, ह्यूमिड कंडीशंस को, दिस इज द काइंड ऑफ ए ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है। ह्यूमिड कंडीशंस मतलब मार्शी एरियाज जहाँ पे थोड़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, तो बारिश हुई होगी और वाटर का कंटेंट भी होना चाहिए वहाँ पे, तो ह्यूमिड कंडीशंस में वाटर का होना तो लायबिलिटी है ही है, होगा ही होगा, तो उस केस में ये क्या बना के देगा ना, केओलिनाइट बना के देगा, दिस इज केओलिनाइट, दिस इज केओलिनाइट, एक तरीके का क्ले मिनरल है, याद रखो, दिस इज ए क्ले मिनरल, तो इट विल डेफिनेटली गिव टू केओलिनाइट प्लस 2 पोटेशियम प्लस सिलिका, ओके क्लियर है। तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत है, इस रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। गार्नेट होगा नहीं, ठीक है, हॉर्नब्लेंड भी नहीं होगा। हॉर्नब्लेंड गार्नेट की बात करें तो ये सब हमारे मेंटल्स में फॉर्म होने वाले रॉक है, तो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस तो मेंटल में होगा नहीं, सर्पेंटिन भी नहीं होगा आंसर, ठीक है, केओलिनाइट ही आंसर होगा, क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। सो आई होप कि ये जो लेक्चर है ये काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, बट डेफिनेटली if you really want to prepare with all kinds of sources and all kind of materials, so you should join our classes that is going on this time, ठीक है, क्योंकि अंत समय में एग्जाम पास आ जाएंगे और उसके बाद आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपके पास समय नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए, सो दिस इज द फाइनेस्ट टाइम, यू शुड join our classes and prepare for the exams, okay, all the best।